Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss class 10th polity book and जिसमें हमारा जो पहला लेसन है वो पावर शेयरिंग को लेकर के है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला लेसन है वो पावर शेयर करने की बात करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पावर शेयरिंग की जो बात हो रही है वो किसके बीच हो रही है। तो देखिए, पावर का मतलब जो होता है वो शक्ति से होता है। यहाँ पर हम स्पेशली पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं। जैसे जो सरकार बनाने की जो शक्ति है, सरकार में रहने की जो शक्ति है, या फिर देश में जितने भी संसाधन हैं, आपके लैंड है, एयर है, वाटर है, हेल्थ सर्विस है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये जितने भी संसाधन हैं उन पर किसका अधिकार होगा। ठीक है, तो पावर शेयरिंग में हम यही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इस लेसन में देखेंगे। और यहाँ पर देखा जाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। और अगर किसी देश ने पावर को शेयर नहीं किया, यानी केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ पावर शेयर नहीं किया, या अगर आपके देश में विविधता है, अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, अगर उन सब के बीच में आपने पावर को शेयर नहीं किया, शक्ति को शेयर नहीं किया, तो गृह युद्ध जैसे कंडीशंस आपके देश में हो सकते हैं, जिसमें हम यहाँ इस लेसन में श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो मोटा मोटा यही है कि शक्तियों का जो है वो विभाजन होना चाहिए, चाहे वो अलग अलग धर्म के लोगों के बीच, चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। तो व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। देखिए, पावर शेयरिंग जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सरकार के कुछ ऑर्गेन्स होते हैं, सरकार के कुछ अंग होते हैं, जिनमें हम लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और हमारा जो तीसरा ऑर्गन है वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के बीच में जो शक्ति है उसको विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्षैतिज तरीके से शक्तियों का बंटवारा। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये जो तीनों ऑर्गन आपको बताए गए हैं, इसमें कोई भी जो ऑर्गन है वो किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। चाहे आप विधायिका की बात कर लें, चाहे कार्यपालिका की बात कर लें, चाहे न्यायपालिका की बात कर लें, फ्रेंड्स, ये जो सरकार के तीनों अंग हैं ना, ये तीनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ सरकार के अलग अलग ऑर्गन के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। अगला होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। आपके देश में सबसे ऊपर कौन है, ट्रायंगल में देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आपका स्टेट है, उसके बाद आपके लोकल में भी दो होते हैं। एक आपका विलेज में होता है जहाँ पर आपके प्रधान ये सारे लोग होते हैं, और म्यूनसिपैलिटी होती है जो आपकी सिटी में होती है। तो ये दो तरीके की पावर शेयरिंग होती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, जो अलग अलग ऑर्गेन्स के बीच में होता है, जिसमें सारे ऑर्गेन्स इक्वल होते हैं। अगला होता है वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल में आपने देखा कि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को और फिर लोकल गवर्नमेंट्स को जाता है। इस तरीके से ये होता है पावर शेयरिंग। अब देखिए, आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाई पावर शेयरिंग। क्योंकि देखो, अगर पावर को हम शेयर नहीं करेंगे ना, अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में लंबे समय तक पावर रहेगा, हो सकता है वो डिक्टेटर हो जाए, जैसे हिटलर के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो इस तरीके के कंडीशंस फ्रेंड्स ना आए, इसके लिए कहते हैं कि पावर को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसको एक वर्ड और देते हैं जिसको कहते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक अच्छा तरीका है जिसमें पावर को शेयर किया जाता है। पावर शेयरिंग के लिए डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छा तरीका माना जाता है। तो तानाशाही को फ्रेंड्स रोकने के लिए जो है
पावर को शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लंबे समय तक एक ही लोग के हाथ में पावर रहेगा ना, तो हो सकता है कि वो तानाशाह हो जाए। ठीक है, चलिए 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो यहाँ आपके बुक में 2 देशों का एग्जाम्पल लिया गया है जहाँ पर पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है, एक है आपका बेल्जियम जो कि आपका यूरोप में आता है, एक है आपका श्रीलंका, ये हमारा पड़ोसी है, ये एशिया में आता है। और बेल्जियम और श्रीलंका की सहायता से फ्रेंड्स हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बेल्जियम हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। यानी हमारे भारत में जो हरियाणा राज्य है ना, उससे भी आधी जनसंख्या है बेल्जियम की। ठीक है, बेल्जियम की जो जनसंख्या है वो कितनी है, हमारे यहाँ पर हरियाणा राज्य के आधे के बराबर है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, पावर को शेयर किया। यहाँ पर इन लोगों ने जितने भी प्रकार के लोग पाए जाते हैं, अपनी डाइवर्सिटी को इन लोगों ने क्या किया, प्राथमिकता दिया, इन लोगों ने उसको महत्व दिया। तो यहाँ पर श्रीलंका के जैसा जो सिविल वॉर था वो यहाँ पर बेल्जियम में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो बेल्जियम में अच्छे तरीके से पावर को शेयर किया गया है, जो कि श्रीलंका में नहीं किया गया था। तो यहाँ पर बेल्जियम की तुलना कौन से राज्य से किया गया है, हरियाणा से किया गया है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि बेल्जियम का बॉर्डर किससे किससे लगता है, जर्मनी है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है और नीदरलैंड है। ठीक है, ये चारों देश जो हैं बेल्जियम के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे। तो बेल्जियम जो है पावर शेयरिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस लेसन में आपको बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया गया है। बेल्जियम में पावर को अच्छे से शेयर किया जाता है, श्रीलंका में नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आप श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी स्थिति देखने को पाएंगे। बेल्जियम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। बाकी यहाँ पे वही बताया गया आपको, बेल्जियम की पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा से भी आधी है, यहाँ की जनसंख्या कम है। और मैंने आपको बेल्जियम के पड़ोसी देशों को भी बता दिया। आगे चलिए, तो फ्रेंड्स देखो, ये है आपका एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। यहाँ पर कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ये पीले कलर में आप जो देख रहे हैं ये यहाँ का क्या है, फ्लेमिश रीजन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ्लेमिश रीजन में ना डच बोलने वाले कितने हैं, 59% है। ठीक है, लेकिन जो वेलोनिया रीजन है यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। तो यही क्या है, यही डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग भाषा के लोग देखो पाए जा रहे हैं बेल्जियम में। बेल्जियम में 2 रीजन है यहाँ पे दिया गया है, एक फ्लेमिश है और एक वेलोनिया है। और यहाँ का जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो क्या है, वो ब्रसेल्स है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं। वहाँ पर अगर 100% की बात करें तो 80% लोग जो है वो क्या करते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। तो वहाँ पर भी डाइवर्सिटी है। और 1% लोग ऐसे हैं, आप राइट हैंड साइड में देखेंगे 1% लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स जो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बेल्जियम का जो सिचुएशन है वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग जो है वो पाए जा रहे हैं। फ्लेमिश रीजन है, वेलोनिया है और आपका ब्रसेल्स है, जहाँ पर क्या है, ब्रसेल्स में 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं आपके वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्लेमिश रीजन में डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं, 59% है। ठीक है, तो ये अंतर जो है आप याद रखेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कहाँ पर जो है कितने % लोग हैं और इसका कैपिटल क्या है। तो बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रसेल्स है, जहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, डच भाषा बोलने वाले कहाँ पर ज़्यादा हैं, फ्लेमिश रीजन में। वेलोनिया रीजन में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे।
और जर्मन भाषा बोलने वाले कितने हैं? 1% लोग जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है याद रखेंगे। इसकी सहायता से फ्रेंड्स आपको बताया जा रहा है कि बेल्जियम में आप देख सकते हैं कितनी डाइवर्सिटी है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर डच भी बोलने वाले हैं, जर्मन भी हैं, फ्रेंच भी हैं, सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो ये बेल्जियम क्या करता है? बेल्जियम अपनी डाइवर्सिटी को अप्रिसिएट करता है ना, ये उसको महत्व देता है क्योंकि ये पावर को शेयर करता है। ये नहीं देखता है कि जिस भाषा को बोलने वाले हमारे यहाँ पर ज़्यादा हैं हम उन्हीं को प्राथमिकता दें। बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। मैं तुलनात्मक रूप से आपको बता रहा हूँ। श्रीलंका ने यही किया। श्रीलंका में आप देखेंगे सिंहल भाषा बोलने वाले सिंघाली जो थे वो ज़्यादा थे, सिंघलियों को ज़्यादा महत्व दिया गया। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं किया गया, बेल्जियम में सबको महत्व दिया गया। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि सिविल वॉर जैसी कंडीशन आप बेल्जियम में देखने को नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पर डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट किया गया, ठीक है। अभी आगे आप देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने अपने यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया और किस तरीके से सभी भाषा के लोगों को शासन में आने का मौका दिया, सभी को सरकार बनाने का मौका दिया, सभी भाषा के लोगों को ये मंत्रालय देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर किसी एक भाषा को महत्व नहीं दिया गया ताकि किसी भी लोगों को ये ना लगे कि सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए समय है ड्यूरिंग 1950 एंड 1960। इस समय कुछ टेंशन आ जाता है। कारण क्या थे उसके? द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल। पहली बात देखिए, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं वो माइनॉरिटी में हैं, कम लोग हैं, लेकिन वो अमीर थे और शक्तिशाली थे। डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। डच भाषा बोलने वाले लोगों को क्या हुआ? जो उनको आर्थिक विकास और शिक्षा का जो बेनिफिट मिलना चाहिए था डच भाषा के लोगों को बहुत बाद में मिला। अगला कारण क्या था टेंशन का? द डच स्पीकिंग कम्युनिटी कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। ठीक है, डच भाषा बोलने वाले क्या थे? ज़्यादा थे देश में, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन आपने देखा ना ब्रजल्स में क्या हुआ था? ब्रजल्स में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी डाइवर्सिटी आ गई थी ना, डिस्पैरिटी आ गई थी। ठीक है, देश में तो डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे, लेकिन कैपिटल में जो है इनके डच भाषा बोलने वाले क्या थे? वो माइनॉरिटी में थे। वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो है वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, एक बड़ा राज्य है और आपका कैपिटल है लखनऊ। ऐसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन लखनऊ में जो है वो क्या होता है? खड़ी बोली ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि देश में तो डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन कैपिटल में जाकर के, ब्रजल्स में जाकर के उनकी संख्या कम हो जाती है। वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से जो है बेल्जियम में हमें टेंशन देखने को मिलता है ना, क्योंकि भाषाई जो विविधता है वो बेल्जियम में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर डच वाले भी हैं, डच बोलने वाले भी हैं, फ्रेंच बोलने वाले भी हैं, जर्मन बोलने वाले में भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 प्रकार की भाषाएं जो है यहाँ पर पाई जा रही हैं। और बेल्जियम क्या करता है? बेल्जियम सबको मौका देना चाहता है सरकार में आने का, क्योंकि बेल्जियम नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का सिविल वॉर जैसा कंडीशन ओरिजिन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे अपने हिसाब से। बाकी नोट्स तो आपके सामने है ही है, फिर भी अगर आप लोग चाहें तो इसको अपने भाषा में जो भी आप चाहें इसको नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि आप देखिए बार बार वीडियो हो सकता है पॉसिबल ना हो आपको देखना, तो जो वीडियो को देख करके जो आप नोट्स बनाए रहेंगे एग्ज़ाम से पहले आप जो है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक आप ज़रूर रखेंगे जहाँ पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं और उसको आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर सकते हैं।
तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 1950 और 1960 के दौर में क्या होता है, वहाँ पर तनाव जैसे सिचुएशन आ जाते हैं और उसके रीज़न भी आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है कि कंट्री में तो क्या होता है, डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन कैपिटल ब्रजल्स में क्या होता है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज़्यादा होते हैं। और डच भाषा बोलने वाले, उनका जो विकास है आर्थिक और उनका जो एजुकेशनल बेनिफिट है वो थोड़ा सा उनको लेट प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये रहा आपका श्रीलंका और हरियाणा। ठीक है, तो अभी हम श्रीलंका को देखेंगे। अभी आपने बेल्जियम की सिचुएशन को देखा। अबाउट 2 करोड़ पीपल इन श्रीलंका सेम एज इन हरियाणा। तो अभी आपने क्या देखा कि हरियाणा का आधा पॉपुलेशन बेल्जियम में है, लेकिन हरियाणा के जितना पॉपुलेशन श्रीलंका में है। और लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है बेल्जियम में। श्रीलंका में भी है लैंग्वेज की डाइवर्सिटी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंघली भाषा बोलने वाले लोग पाए जाएंगे, तमिल भाषा बोलने वाले लोग पाए जाएंगे। तमिल में भी 2 प्रकार के लोग होंगे, एक आपके इंडियन तमिल होंगे, एक आपके श्रीलंकन तमिल होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर श्रीलंका की जो सरकार होती है वो सिंघलियों को ज़्यादा तवज्जो देती है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखेंगे कि श्रीलंका में जो है वो गृह युद्ध का कंडीशन थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन बेल्जियम क्या करता है, बेल्जियम अपनी डाइवर्सिटी को महत्व देता है, इसलिए वहाँ पर सिविल वॉर जैसा कंडीशन नहीं आता है। तो लैंग्वेज के बेसिस पर डाइवर्सिटी दोनों देशों में है। ठीक है, लेकिन दोनों देशों ने उसको कैसे हैंडल किया, इस चीज़ का परिणाम दोनों देशों को झेलना पड़ा। तो बेल्जियम के बारे में अभी जो आपको बताया गया उसका नेबरिंग कंट्रीज़ वगैरह आप याद रखेंगे। और पावर शेयरिंग का जो हॉरिजॉन्टल तरीका है, जिसमें सरकार के अलग अलग ऑर्गन के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, और वर्टिकल में क्या होता है, ऊपर से नीचे पावर को शेयर किया जाता है, सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट्स को। तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, हम इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। इसके आगे जो लेसन है आपका वो हम अगले पार्ट में जो है कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, टेक केयर।